हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। लेक्चर सीरीज चल रहा है हमारा कोन का। फर्स्ट वाले पार्ट में एक कंफ्यूजन मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो, होमोजीनियस होने का कंडीशन है कि वेरिएबल्स के डिग्री को चेक करते हो। अगर वेरिएबल हर टर्म का डिग्री आपका सेम हो जाए, हर वेरिएबल मतलब हर टर्म में जो वेरिएबल है उसका डिग्री सेम हो जाए तो उसको होमोजीनियस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है ना, इसमें ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरिएबल्स को देखना है, कॉन्स्टेंट्स को नहीं देखना है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x y z है, तो x का डिग्री कितना है 2, y का डिग्री कितना है 2, z का डिग्री कितना है 2, तीनों का सेम है। चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, डजंट मैटर एट ऑल, आपको सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है, इसीलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर क्यों किया? इसका स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अंदर में भी तो वेरिएबल है ना। यहाँ पे अंदर में वेरिएबल आ गए, L के साथ x आ गया है, y आ गया है, z आ गया है। अगर 1 के जगह हम सिर्फ ये पुट कर देते तो गड़बड़ हो जाता, फिर तो नॉन होमोजीनियस हो जाता। इसीलिए होमोजीनियस बनाने के लिए इसका स्क्वायर किया गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चाहे यहाँ पे 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस वाले इक्वेशन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा अल्टीमेटली। लेकिन हमें फायदा हो गया कि 1 का स्क्वायर करने से इसका एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो जा रहा है, जो इस पूरे इक्वेशन को होमोजीनियस बना दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये वाला चीज सीखा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे। हेडिंग लिखोगे एनवेलपिंग कोन और टैंजेंट कोन। हेडिंग क्या है? एनवेलपिंग कोन या फिर टैंजेंट कोन। इसका स्टेटमेंट लिखो, द लोकस ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ स्फीयर और conicoid is a cone called enveloping cone or tangent cone from the point to the sphere or conicoid। देखो ध्यान से, the locus of the tangents drawn from a fixed point to a sphere is a cone called enveloping cone or tangent cone from the point to the sphere or conicoid। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक गोला, एक स्फीयर, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे कोई एक पॉइंट को फिक्स कर लो तो उसको फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। अब इस वाले पॉइंट से इस स्फीयर पे आप टैंजेंट्स ड्रॉ करते जाइए। यहाँ पे 2 शो किया गया है, लेकिन आप सामने से भी शो कर सकते हो, इधर से भी आएगा, पीछे भी जाएगा, है ना। तो आई गेस कि आपको क्या बनेगा, कौन तरह का बनेगा। इमेजिन करो ना, एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से आपने स्फीयर पे, यहाँ पे एक गोला है, ऊपर एक पॉइंट है, तो इधर टैंजेंट ड्रॉ किया, इधर टैंजेंट, ऐसे ऐसे करते करते आपको सॉफ्टी का वो वाला कोना वाला मिलेगा, तो कोन बन गया। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, टैंजेंट कोन। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर के टैंजेंट पे मतलब टैंजेंट बन रहा है। दूसरा, एनवेलपिंग कोन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये स्फीयर को एनवेलप कर दे रहा है। ये जो कोन है अंदर में क्या, एक बॉल या फुटबॉल या जो भी है गोला सा, उसको एनवेलप कर दे रहा है, उसको पूरा एनकैप्सुलेट कर दे रहा है। इसीलिए इसको एनवेलपिंग कोन या फिर टैंजेंट कोन बोला जा रहा है। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, द लोकस ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ स्फीयर और कॉनिकॉइड इज अ कोन कॉल्ड एनवेलपिंग कोन और टैंजेंट कोन फ्रॉम द पॉइंट टू द स्फीयर और कॉनिकॉइड। अब ये वाला जो एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसका तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और ये रहा आपका स्फीयर। ठीक है, अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन क्या होता है। ये जो आपने कोन यहां पे ड्रॉ किया ना, स्फीयर के मतलब बाहर में जो एक कोन बना हुआ है, इस कोन का, इस एनवेलपिंग कोन का इक्वेशन क्या होता है? तो उस एनवेलपिंग कोन का इक्वेशन होता है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, नोट करो। इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन क्या है? SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां पे S क्या है? S को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, तो स्फीयर का इक्वेशन हो गया। S क्या है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर। दूसरा, S1 is equal to equation of sphere satisfying the point A, x1, y1, z1.
S1 क्या है, एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर ही है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, और T क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। शॉर्ट में लिखा गया है S इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जहां पे S को बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, S1 बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सेटिस्फाइंग द पॉइंट A, और T है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो केस 1 देख लीजिए। यहाँ पे केस 1, जब S की वैल्यू या S का जो स्फीयर का इक्वेशन है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है ना, तो उसी कोऑर्डिनेट्स को इस वाले इक्वेशन में डाल दो, x1 y1 z1 डाल दिया इस वाले इक्वेशन में। तो जब इसको डालोगे तो x के जगह आ जाएगा x1, y के जगह आ जाएगा y1, z के जगह आ जाएगा z1। तो S1 का इक्वेशन पता चल गया, वेरी गुड। टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। तो इस एनवेलपिंग इक्वेशन जो है, जैसे आपको पता है S इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो S के जगह पे पुट करो, S1 के जगह पे डाल दो, T के जगह पे इधर डाल दो, तो ये वाला हो गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक। केस 2 देखिए, जब स्फीयर का इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में है, जब स्फीयर आपको पढ़ाया था मैंने, तब उसमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस आपको लिखाया था। जाओ प्रीवियस लेक्चर्स में पलटो और दिखाओ, उसमें बहुत सारे टाइप्स लिखाए थे इक्वेशन, स्फीयर का इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में था। तो ये पहला एक तरह का फॉर्मेट, इस तरह का फॉर्मेट में स्फीयर का इक्वेशन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो अगर आपका स्फीयर का इक्वेशन UVW के टर्म्स में लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिखोगे S इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इज इक्वल टू 0। इसी वाली स्फीयर में वो पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है हमें, तो x y z के रिप्लेस करके क्या डाल देंगे, x1 y1 z1। तो लिख दो यहाँ पे S1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2UX था तो क्या हो जाएगा 2UX1, 2VY था तो हो जाएगा 2VY1, 2WZ था तो हो जाएगा 2WZ1, D का D रह जाएगा, तो इसमें तो कोई और चेंजेस नहीं रहा। T का इक्वेशन देखिए, T का इक्वेशन क्या हो, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस u टाइम्स x प्लस x1 प्लस v टाइम्स y प्लस y1 प्लस w टाइम्स z प्लस z1 इज इक्वल टू d हो गया। अब इसी इन्वेलपिंग का कोन का आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। एग्जाम्पल देखिए, इससे और समझ में आएगा, नोट करो। एग्जाम्पल बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन with vertex at the origin and generators touching the sphere this, मतलब एनवेलपिंग कोन का ही आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि टेंजेंट कोन का इक्वेशन लिखो या एनवेलपिंग कोन का इक्वेशन लिखो, नहीं बोला। ये कहाँ से पता चला, हमारी सोच से हमने विजुअलाइज कर लिया ना, कि वहाँ बोला कि हाँ एक वर्टेक्स होगा और वो जो है ना स्फीयर को टच कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोन, एक कोन है जिसका कुछ वर्टेक्स ओरिजिन पे है और ये एक स्फीयर को टच कर रहा है, तो कैसे करेगा, तो अब तो एनवेलप ही करेगा ना, जो फुटबॉल है उसको इस तरह से एनवेलप कर देगा। तो क्या बन गया, ये बाय डिफॉल्ट ये एनवेलपिंग कोन बन गया। तो इसका इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, S इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद द वर्टेक्स एट द ओरिजिन। देखो ओरिजिन पे वर्टेक्स बोला, तो इसका मतलब x1 y1 z1 की वैल्यूज कितनी, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0 0, समझ में। एंड द जनरेटर्स टचिंग द स्फीयर, तो ये जो स्फीयर है तो स्फीयर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ये स्फीयर का इक्वेशन है, परफेक्ट। अब सुनो, सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ये स्फीयर का इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने। एंड द वर्टेक्स इज 0, 0, 0, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0, 0, 0, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा हमारा वर्टेक्स 0, 0, 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 z1, ठीक है। We are required to find the equation of the enveloping cone. Enveloping cone का इक्वेशन आपको आंख बंद करके पता होना चाहिए, S इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक।
तो s हम लिख लेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू साइड इधर ना, तो इसको लेके आओ ना, राइट हैंड साइड में 0 कर दो, जो LHS वाला एक्सप्रेशन होता है तो वही इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो s इज इक्वल टू ये हो गया। S1 क्या करना है, S1 में x1 फाइंड करने के लिए आपको वहां पे उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई कराना है। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या डालना पड़ेगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0 0, तो x के जगह 0 डाल दो, y के जगह 0 डाल दो, z के जगह 0 डाल दो। x के जगह 0 डाला, z के जगह 0 डाला, बचा क्या -1। तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिल गया, S1 मिल गया -1। टेंजेंट कैसे इक्वेशन आपको होता है, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस z इंटू z1 माइनस दिस होता है। सब कुछ को इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपको टेंजेंट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा -x प्लस 2z माइनस 1। ठीक, नाउ द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन इज s इंटू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। s आपको पता है, s1 के जगह -1, t स्क्वायर के जगह इसका स्क्वायर कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपको आंसर आ चुका है रेडीमेड, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 4zx इज इक्वल टू 0। समझ में आया कितना आसान था। अब अगला एग्जांपल देखिए, शो दैट द प्लेन z इज इक्वल टू 0। इमेजिन करो एक प्लेन है, z इज इक्वल टू 0 बोले तो थोड़ा सा इमेजिन करो, तो z 0 कर दिए। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम हैं जहां पे आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, तो अगर z इज इक्वल टू 0 बोला तो कौन सा प्लेन, थोड़ा बताओगे, बताओ। हम तो बोल ही देंगे, आंसर बता ही देंगे, लेकिन डालो कमेंट में। z इक्वल टू 0 बोल रहा है तो इसका मतलब xy प्लेन। XY प्लेन हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए क्योंकि मैंने Z एक्सिस को वर्टिकल कंसीडर किया है। अगर मैं Z एक्सिस को आपके आंख में घुसा दूं, अगर Z एक्सिस को मैं अपने आंख में घुसा दूं तो फिर X एक्सिस ऐसा मान लिए, Y एक्सिस वर्टिकल, तो फिर इस तरह का जो मैं हाथ हिला रहा हूं तब ये XY प्लेन बन जाएगा। अगर Z एक्सिस वर्टिकल है तब वो वाला प्लेन इस तरह का, अगर z एक्सिस आपका अंदर घुस रहा है तब वो वाला प्लेन आपका कैसा, ऐसा। ठीक, और जब मान लो कि आपका z एक्सिस कुछ इस तरह से है तब आपका प्लेन कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कौन सा आप रेफरेंस सिस्टम लेते हो, किधर x लेते हो, किधर y लेते हो, किधर z लेते हो। कोई मैंडेटरी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमेशा x यही होगा, हमेशा y यही होगा, हमेशा z यही होगा। नहीं, मेरी मर्जी, मैं इसको x लूं, मैं इसको y लूं, मैं इसको z लूं। ठीक, आप पे डिपेंड करता है, दैट इज अ रेफरेंस थिंग। ठीक है, वो चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहे आप जो भी लो, डजंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन से आपको पता चल जाना चाहिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। शो दैट द प्लेन z इज इक्वल टू 0। यहां तक का स्टेटमेंट आप पढ़िए और समझिए। z इज इक्वल टू 0 मतलब xy प्लेन की बात हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स में, शो दैट xy प्लेन which cuts the enveloping cone of the sphere having vertex at this is a rectangular hyperbola, is a rectangular hyperbola। तो आप क्लास 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब आप पढ़ रहे होगे तब आप ये सब चीज कोनिक सेक्शंस आपने पढ़ा होगा ना, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। अगर नहीं पढ़ा है तो जाओ करके थोड़ा सा रिकैप करके आओ, तब अच्छे से और क्लैरिटी आ जाएगी। ये सब जूनियर चीजें हैं लोअर क्लासेस की, इसलिए इसमें और डीप नहीं जा रहे। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई प्लेन इस कोन को कट कर रहा है तो क्या बन रहा है, एक हाइपरबोला बन रहा है, तो वही आपको शो करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, शो दैट द प्लेन z इज इक्वल टू 0 मतलब xy प्लेन विच कट्स द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर का इक्वेशन दिया है, हैविंग वर्टेक्स एट दिस, एनवेलपिंग कोन बना के दे दिया आपको कि एक एनवेलपिंग कोन है। अगर आपका एनवेलपिंग कोन है तो जाहिर सी बात है उसका तो एक वर्टेक्स होगा, तो उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स दिया है। अगर एनवेलपिंग कोन है तो उसके अंदर स्फीयर होगा, तो स्फीयर का इक्वेशन दिया है। अब आपको बोल रहा है कि जो आपने एनवेलपिंग कोन है उसको अगर ये वाला प्लेन कट करेगा तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ये है आपका सवाल, यही आपको दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो
अब कैसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन? जो आपको दिया है ना पहले उसको चिपका दो। क्या बोल रहा है? द गिवन स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका स्फीयर का इक्वेशन। कहां से लिखा हम? यहां से। राइट हैंड साइड में आपको जीरो बनाना होता है। जीरो बनाने के लिए जो कुछ भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर एंड द वर्टेक्स इज 2 4 1। तो ये रहा आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? 2 4 1। ठीक, अगर हमको इतना बात पता है तो जाहिर सी बात है हम तो s का इक्वेशन जानते हैं, तो हम s1 का इक्वेशन भी तो लिख ही लेंगे। तो आप लिखिए यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11। s1 का इक्वेशन हो जाएगा x y z के जगह पे 2 4 1 डाल दो इसमें, तो s1 की वैल्यू आ गई 10। और टेंजेंट आपको पता क्या था कैसे निकालना होता है? x x1 प्लस y y1 ऐसे करके। तो यहाँ पे आपने x लिखा और x1 क्या है? 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, x इंटू x1, x1 की वैल्यू 2, तो 2 इंटू x, 2x हो गया। y y1, y के जगह y, y1 के जगह पे 4, सो 4y हो गया। ठीक है ना? तो ये चीज आपने इसी तरह से टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख लिया। अब क्योंकि हमें s पता है, s1 पता है, t पता है, तो क्या हम यहां से इक्वेशन ऑफ इन्वेलपिंग कोन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिया मैंने s इंटू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। s के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11, s1 के जगह पे 10 और इक्वल टू t का स्क्वायर मतलब 2x प्लस 4y प्लस जेड माइनस 11 का स्क्वायर, इस वाले रिलेशन से। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब बोल रहा है कि इस वाले एक्सप्रेशन में मतलब वो जो एनवेलपिंग कोन है उस कोन को कौन कट कर रहा है? एक्स वाई प्लेन कट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो वाला प्लेन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, तभी तो वो रिलेशन वैलिड होगा। तो एक्स वाई प्लेन बोले तो z इज इक्वल टू 0। तो इस वाले एक्सप्रेशन में यदि आप z इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हो तब देखो क्या होता है। यहां पे 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई हो गया, z को 0 कर दो तो क्या बचेगा? 2x प्लस 4y माइनस 11। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। परफेक्ट। अब इसी चीज को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखो, नाउ अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को आप नोट करिए, अलग से कॉपी में नोट कर लो कि आपको यदि चेक करना है कि कोई इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या नहीं है, तब उसका कंडीशन ही होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दोनों को जब आप ऐड करते हो और यदि 0 आ जाता है तब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको आप क्या कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर दीजिए, मतलब पूरा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर को अलग कर लो। जब आप एक्स स्क्वायर को अलग करोगे तब आपको ये मिलेगा, वाई स्क्वायर को अलग करोगे तब आपको यहां मिलेगा। ठीक है ना? यहीं से करके ओरली देख लो, एक्स स्क्वायर है और कहीं नहीं है, तो आपको सिर्फ देखना है 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? 10 माइनस 4, तो आ गया है 10 माइनस 4। वाई स्क्वायर है, 10y स्क्वायर है और माइनस 16y स्क्वायर है, और तो कहीं y स्क्वायर नहीं है, तो y स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 10 माइनस 16 आएगा, तो लिख दिया 10 माइनस 16। परफेक्ट। तो 10 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 16 हो रहा है ना? देखो यहाँ पे 10 माइनस 4 बोले तो माइनस 6, 10 माइनस 16 बोले तो ये 10 माइनस 4 बोले तो 6 और 10 माइनस 16 बोले तो माइनस 6, 6 माइनस 6 0। अब क्योंकि ये 0 हो गया तो इसलिए सत्य बात हो गई। ठीक, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? हेंस द रिजल्ट। तो ये प्रूव हो गया है ऑलरेडी। तो यही आपको ये एक नया चीज था कि अगर कोई वाला इक्वेशन को आपको चेक करना है कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या नहीं है, तब क्या करना होता है? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर यस then it is a rectangular hyperbola, if no then it is not a rectangular hyperbola। I hope इतनी स्टोरी समझ में आ गई होगी। आखिरी टॉपिक बचा हुआ है कोन का, फिर हो जाएगा लेक्चर कोन का समाप्त पूरी तरह से। चलो इसमें अच्छी तरह से नोट करते हैं, इसमें क्या लिखा है
इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड अ कोन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन और कोन का इंटरसेक्शन। अभी तो आपको एक प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन दिखा दिया, ठीक। अब यहां पे हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड कोन, कोन और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन और कोन के बीच में स्टडी हो रहा है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, कोन का इक्वेशन लिखेंगे, फिर कुछ सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे। ये है बेसिक फंडा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि लाइन का इक्वेशन हम लिख दिए हैं डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में, x माइनस x1 बाई एल इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। जिसको अभी भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में कंफ्यूजन हो वो कृपया आगे ना बढ़ें, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपको आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज अच्छी तरह से टंच होना चाहिए। गो बैक टू एनसीईआरटीज क्लास 11 एंड 12, या फिर उससे भी नीचे आप जा सकते हो जहां पे ज्योमेट्री में चीज सिखाई जाती है, सीखिए। मैंने भी बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाकर के देखिए, रिवीजन करिए, रगेद के प्रॉब्लम बना दिए। जब अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस वगैरह होता क्या है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तभी आगे बढ़ना, वरना हो जाएगी जिंदगी बर्बाद। फिर बाद में मत चिल्लाना कि एनालिटिकल ज्योमेट्री सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। समझ में तब आएगा जब आप बेसिक्स और फंडामेंटल्स आप अपना स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे, उछलेंगे नहीं, ठीक। एकदम स्लो बट स्टेडी चलेंगे। लाइन इज इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन लिखा है x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। कोन का इक्वेशन आपको सिखाया कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। ये रहा स्ट्रेट लाइन, ये रहा आपका कोन। अब देखो पहला स्टेप में इक्वेशन ऑफ लाइन को पैरामीटर की टर्म्स में लिखो। क्या बोला? इक्वेशन ऑफ लाइन को पैरामीटर की टर्म्स में लिखो, और उस पैरामीटर को आप कुछ भी मान सकते हो। आप k मान लीजिए, c मान लीजिए, r मान लीजिए। यहाँ पे r माना गया है तो हम मान लेते हैं x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन इज इक्वल टू r। जब आपने ये कर दिया तो x को L के टर्म्स में लिखिए, y को इसमें L को m के टर्म्स में लिखिए, y को m के टर्म्स में लिखिए और z को n के टर्म्स में लिखिए। तो यहाँ पे x हो गया आपका LR प्लस x1। देखो ना, x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू r है, तो L इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा LR, और x1 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू एल आर प्लस x1, y इज इक्वल टू एम आर प्लस y1, z इज इक्वल टू एन आर प्लस z1। तो यहाँ पे आपको x हो गया, y हो गया, z हो गया। परफेक्ट। सो एनी पॉइंट, मतलब पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन, तो उस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट है वो तो ये है। अगर वो लाइन उस कोन को टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो वाला पॉइंट मतलब ये होगा। सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट उस लाइन पे ये होगा, एल आर प्लस x1, एम आर प्लस y1 प्लस और एन आर प्लस z1। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, इस पॉइंट को कोन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के r की वैल्यू निकालो। देखो बहुत है आसान, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं, x y z की पॉइंट्स मिल चुके हैं, और ये पॉइंट किस पे है, लाइन पे है। अगर ये वाला लाइन उस कोन को सेटिस्फाई, मतलब वो लाइन उस कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक कॉमन पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो, और वो लाइन उस कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब यही पॉइंट उस कोन पे भी होगा। तब इसी पॉइंट को क्या करना है, उस कोन पे इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है। तो बस सेटिस्फाई करा दोगे और r की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस पॉइंट को कोन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के r की वैल्यू निकालो। और स्टेप 3 में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ r इनटू पॉइंट a, और r की वो वैल्यूज निकाल करके पॉइंट a में पुट कर देना है। सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसका कोऑर्डिनेट आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है। अब जो चीज मैंने आपको स्टोरी बताई उस चीज का आप एक डेमो देख लीजिए। बोला है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स निकालिए, इन विच द लाइन
x plus 1 by minus 1 is equal to y minus 12 by 5 is equal to z minus 7 by 2 cuts the surface this. आपको वो पॉइंट्स निकालना है जहां पे ये लाइन इस सरफेस को कट कर दे रहा है. तो क्या करना है, आपको एक गिवन सरफेस दे दिया. क्या दिया, 11x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस 1 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 12 बाई 5 इज इक्वल टू z माइनस 7 बाई 2. अब क्या करना होता है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में डालना है. पैरामेट्रिक फॉर्म में डालने के लिए इस वाले इक्वेशन को इक्वल टू r कर दो. यहां से x को निकालो r के टर्म्स में, y को निकालो r के टर्म्स में, z को निकालो r के टर्म्स में. तो x आ गया आपका माइनस 1 माइनस r. y इस वाले इक्वेशन इक्वल टू r कर देना. इक्वल टू r करोगे तब क्या आ जाएगा 12 प्लस 5r. y इज इक्वल टू 12 प्लस 5r और z इज इक्वल टू 7 प्लस 2r आ गया. तो आपका x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू पता चल गई है. इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, अगर ये वाला पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट जो है ना उस सरफेस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सरफेस का इक्वेशन है हमारे पास ये वाला 11x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है. अरे तो डालो ना, इसमें पुट कर दीजिए. जब आप इसको पुट करोगे तब यहां से r की वैल्यूज निकल आएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो जाहिर सी बात है इसके दो रूट्स निकलेंगे. दो रूट्स आ गए, एक r की वैल्यू आई है -2, एक r की वैल्यू है -3. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r इन 3, तो आपको क्या पता चल गया कि r का वैल्यू अगर आप इक्वेशन में डालते हो तब एक पॉइंट मिल गया है, इसमें पुट करो. r को -2 डालोगे तब आएगा 1 2 3, और जब r को -3 डालोगे तब आएगा ये वाला चीज. ठीक है, तो आपको ये चीज पता करना है. तब आपको ये चीज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा. 1 2 3 और 2 3 1. परफेक्ट, बस यही सब चीज था. आई होप कौन का लेक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है. अब जो कुछ भी प्रैक्टिस सेशंस में आपके प्रॉब्लम सीरीज में जब आएंगे तो वहां और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टी लेवल प्रॉब्लम्स, अलग तरह के प्रॉब्लम्स, यूनिक तरह के प्रॉब्लम्स वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे. विद दिस आई एम ऑफिशियली एंडिंग द लेक्चर ऑफ कौन. अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.